हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट को डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे अपने डाउट्स पूछे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अब देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन, यानी आप एक पहला ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके ऊपर एक पी कोऑर्डिनेट ले लीजिए और इस p का जो कोऑर्डिनेट है इज़ -7, वो है -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट p। यानी आपको ये पॉइंट p यहाँ नहीं, आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि नंबर लाइन पर है और 8 यूनिट की दूरी पर है। कहाँ से? P से। तो अगर हम इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो आइए समझते हैं। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है और यहाँ कहीं पॉइंट P मैंने ले लिया, ऊपर लेता हूँ पॉइंट P और नीचे है इसका कोऑर्डिनेट -7। ठीक है। अब ये कहता है कि 8 यूनिट की दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट है। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड कंसिडर किया 8 यूनिट, तो समथिंग यहाँ कहीं आएगा। ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, कोई भी टर्म आ सकता है, -8 और यहाँ पे +8। दो पॉसिबिलिटी है ना बेटा, P से राइट हैंड साइड भी जा सकता है पहले केस में और P से लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है नेगेटिव के केस में। आप जानते हैं ना, नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म्स आते हैं, सारे माइनस में रहेंगे और राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो आइए पहले केस में हम इसे कैसे फाइंड कर सकेंगे। केस 1 में क्या करेंगे, राइट साइड फ्रॉम पॉइंट P से जब मैं राइट हैंड साइड पे कंसिडर करूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर पॉइंट बी 8 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7, है ना। तो जो रिक्वायर पॉइंट है, मुझे पता नहीं उसका नाम ना, इसलिए नहीं लिखा है, बट इतना पता है कि उसका 8 यूनिट होगा, राइट हैंड साइड में है जो कि पॉजिटिव है, और जो P का कोऑर्डिनेट है वो -7 है जो कि नेगेटिव है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 8 इज़ द बिगर नंबर, -7 से ये छोटा है। तो आप ये बोल सकते हो 8 इज़ ग्रेटर देन -7। सो देयरफॉर बोलिए 8 -7, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 7 मिलाकर हो गए 15। तो ये तो पहले केस की बात होगी, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट 15 होगा। और अगर दूसरे केस पे बात करते हैं, अब दूसरे केस पे बात करेंगे, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 पे आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम पॉइंट P। अब मैं P से लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज -8, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ -7। अब बताइए -8 बड़ा है या -7? सो द आंसर इज़ -7। सो एज वी नो दैट -7 इज़ ग्रेटर देन -8। आप जानते ही हैं बेटा, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है अगर दोनों नेगेटिव में होगा तो। देयरफॉर -7 -8, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -7 + 8।
अब 7 में से 8 क्या होगा, ये माइनस है ना बेटा, माइनस प्लस माइनस, सो 7 में से 8 जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। सो इस तरीके से आपको दो आंसर मिल जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 15 और दूसरा हो जाएगा आपका 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज़ 1। तो एक नंबर लाइन ले लो जल्दी से, इसके ऊपर मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया है, पॉइंट ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट 1 है। क्वेश्चन में दिया बेटा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ए। तो यहाँ पर भी कंडीशन आपको बोला है क्या, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, कुछ दिया है, कंडीशन नहीं दिया है। तो हमें दो केस यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। केस 1 में हम राइट हैंड साइड जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और केस 2 में हम नेगेटिव साइड जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में क्या होगा, राइट हैंड साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फ्रॉम पॉइंट ए से हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिलेगा बेटा पॉजिटिव 7 विच इज़ ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या लगेगा, देयरफॉर 7 माइनस 1, आंसर इज 6। केस 2, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए से लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए इस तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो -7। सो हियर माई 1 इज ग्रेटर देन -7, क्योंकि -7 बेटा नेगेटिव होगा ना जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो। सो देयरफॉर 1 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 7, 1 + 7, द आंसर इज 8। इस तरीके से आपको 6 और 8 अगेन दो वैल्यू मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, यहाँ पर भी बच्चों को डाउट है बेटा, इसके आंसर्स एक नहीं मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप कैसे इसको एनालाइज कर रहे हो, कैसे इसे समझ रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ कंडीशनल फॉर्म। अब आपको कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको इफ और देन का इस्तेमाल करना है, यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इसमें लगाना है। ये कहता है एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो आप कैसे इसको इफ और देन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप ऐसे लिखो, जब भी आपको देखो रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल है ना। तो आप क्वाड्रिलेटरल का मदद लो, आप ऐसे लिख सकते हो इफ़ एवरी रोम्बस, और ऐसे लिख सकते हो इफ़ एवरी क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज़ अ स्क्वायर। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज़ अ रोम्बस। आप ऐसा भी लिख सकते हो। दो पॉसिबिलिटी आ गई ना। तो कैसे लिखोगे, इफ द गिवन quadrilateral rhombus then it is a square। आपको इसको कन्वर्ज नहीं करना है, बस कंडीशनल इफ और देन लगा दो, इफ और देन लगा के छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। देखो लीनियर पेयर आप समझते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। एक लाइन, लीनियर मतलब लाइन में आता है जो, मान लो ऐसे मैंने कोई एंगल ले लिया, तो ये एक एंगल और यहाँ का एक एंगल, ये दोनों एंगल, ये एक एंगल हो गया बेटा एक्यूट एंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री बनाते हैं। कैसे कंडीशन बनेगा, तो पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़
the angle are, if the angle in a linear pair then they are a supplementary. आप ऐसा बोल सकते हो, if the angle is a linear pair, अगर एंगल आपका लीनियर पेयर है तो वो सप्लीमेंट्री होगा. और भी एक पॉसिबिलिटी है, if the angles are supplementary then the angle in a linear pair. आप ऐसे लिखो, if the angle in a linear pair then the angles are then the sum of angle are supplementary. ऐसा भी लिख सकते हो, द सम ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री. अगर आपका एंगल लीनियर पेयर में है तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा. आ गया ना कंडीशनल, इफ भी लग गया देन भी लग गया. और देखो और तरीका है, और एक पॉसिबिलिटी है, इफ द सम ऑफ एंगल्स आर supplementary, if the sum of angle are supplementary then the angles in a linear pair. देखो है ना संभावना, बहुत पॉसिबिलिटी है. तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो. ये भी राइट है, ये भी राइट है बेटा, इट इज अप टू यू. क्वेश्चन नंबर 3, a triangle is a figure formed by 3 segment. देखो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है. तो 3 सेगमेंट की सहायता से एक ट्रायंगल बनता है. 3 सेगमेंट की सहायता से एक ट्रायंगल बनता है. तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, if a figure formed by 3 segment, अगर कोई फिगर 3 सेगमेंट से फॉर्म्ड हो रहा है देन इट इज अ ट्रायंगल. सिंपल है, अगर कोई फिगर 3 सेगमेंट से बनेगा तो वो ट्रायंगल ही होगा. इफ और देन लग गया, आपका बन गया आपका कंडीशनल. और क्या हो सकता है, इफ अ फिगर इज ट्रायंगल, अगर कोई फिगर ट्रायंगल है, हाँ, इफ अ फिगर और इफ अ फॉर्म्ड फिगर इज ट्रायंगल देन इफ अ फिगर और फॉर्म्ड फिगर, ऐसा भी चल सकता है. इफ अ फॉर्म्ड फिगर इज ट्रायंगल, अगर बना हुआ फिगर ट्रायंगल है देन द फिगर formed by 3 segment, अगर कोई फिगर ट्रायंगल है तो वो 3 सेगमेंट से बना है. उल्टा हो गया है ना. ये भी एक राइट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें इफ लग गया, इसमें देन लग गया. बेटा आपके समझ के ऊपर है, आप कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हो, आप उसको खुद मॉडिफाई कर सकते हो आंसर में. इफ और देन लगा रहना चाहिए. क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ लो. नहीं समझा मेरे वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना. अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कह रहा है अगर कोई नंबर के 2 डिवाइजर होंगे तो प्राइम नंबर होते हैं. तो आप लिख लो, इफ एनी नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. पहला हो गया, इफ अ नंबर having only
two divisor, then it is called a prime number. और एक पॉसिबिलिटी है, कैसे? इफ द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, अगर दिया हुआ नंबर मेरा प्राइम नंबर है, देन द मत लिखो, अ लिखो. इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, देन अ नंबर हैविंग ओनली टू डिवाइज़र. देखो ये भी एक संभावना है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. तो बेटा सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, किसी भी तरीके इफ़ आना चाहिए, देन आना चाहिए. क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो पहली बात तो, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कन्वर्स. आपको कन्वर्स करना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको क्या करना है बेटा? कन्वर्स करना है इसको. तो कन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे हम? इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज़ 180, देन फिगर इज ट्रायंगल. यानी देन के बाद वाला जो कॉन्सिक्वेंट है ये पहले आ जाएगा, और जो इफ़ के बाद वाला जो एंटीसीडेंट है ये बाद में देन के पीछे लगेगा. तो आइए कि इसे लिखेंगे कैसे. इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल, देन तो कॉन्सिक्वेंट पहले ले लिया मैंने. इफ़ द फिगर इज ट्रायंगल, इफ़ द फिगर इज अ ट्रायंगल, देन यहाँ से उठा लो. द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री. कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है. ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. तो देन के बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. कौन कॉम्प्लीमेंट है? सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल. तो आप लिख दो, इफ two angles are complement of each other. अगर कोई दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, देन the sum of measure of two angle is 90, then the sum of measure of two angle is 90 डिग्री. इस तरीके से बहुत ही सिंपल है बेटा. थोड़ा सा आपको खाली स्टेटमेंट पढ़ लेना है. एक स्टेटमेंट पढ़ लो आप अच्छे से, आपको समझ में आएगा कैसे मॉडिफाई करना है. एक बार में नहीं आएगा बेटा, आपको 2 बार 3 बार इसे प्रैक्टिस करनी ही होगी. ठीक है, कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं आ जाती, आप समझिए इसको. If the corresponding angle formed by transversal of two lines, corresponding angle कैसे बनता है आप जानते हैं ना. जैसे मान लो कि 2 पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्जल है. एक एंगल अगर नीचे की तरफ बनता है तो दूसरा भी नीचे की तरफ ही बन रहा है इसी डायरेक्शन में, यानी कि लेटर F. ठीक है, ये मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसके ऊपर बन रहा है? ट्रांसवर्जल के ऊपर. ठीक है, और इसके किसके ऊपर बीच में बन रहा है? 2 पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है ट्रांसवर्जल की मदद से. तो कहता है इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो गया बाय अ ट्रांसवर्जल ऑफ 2 लाइन्स और कॉन्ग्रुएंट, और 2 लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल. तो क्या होगा? और तो क्या कह रहा है? देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल. तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी.
तो आपको उल्टा कर देना है, ऐसा लिख दो, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल, हाँ कैसे करोगे, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्जल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिंपल. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन अब यहाँ से पूरा कॉपी कर लो, करस्पॉन्डिंग पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्जल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट. इस तरीके से पूरा यहाँ से यहाँ तक, देन के पीछे तक का आपका पीछे आ जाएगा. ये एंटीसीडेंट जो है देन के बाद लग जाएगा. आई एम सो सॉरी. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर आप किसी भी डिजिट के नंबर को सम करते हैं, किसी भी नंबर के डिजिट को सम करते हैं और वो डिविजिबल बाय 3 है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा. जैसे मैंने लिख दिया 213 213. अब ये 213 3 से डिवाइड होगा क्या, आपको पता कैसे चलेगा. आप क्या करो, सारे डिजिट को सम करो. 2 + 1 कितना होता है बेटा 3, 3 + ये 3 कितना हो रहा है 9, और 9 जो है 3 से डिवाइड होगा क्या, तो आंसर इज़ यस. यानी कि मेरा 213 जो है वो 3 से डिवाइड होगा. ये डिविजिबिलिटी रूल का कंडीशन देकर रखा है. तो आप क्या करोगे, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ द नंबर इज divisible by 3, if the number is divisible by 3, then the sum of digit of a number is divisible by 3, then the sum of a number is divisible by 3. okay, सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर आस्किंग देयर डाउट्स टू मी, और मैं आपके डाउट्स को लेकर ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. घर पे रहिए, स्टडी करते रहिए, और जितने भी डाउट्स हो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.